दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन हकीकत यह है कि वो दावे सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं। प्रदेश में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी कोने में हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी खबरें सामने आ रही हैं। आज भी प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक घटनाएं घटी हैं। बरेली में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, बुलंदशहर में नाबालिग का अपहरण हुआ और कानपुर में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अलीगढ़ में भी साधु को मौत के घाट उतार दिया गया। मुरादाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं गोंडा में सोते समय 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक हुआ। यानी 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। एक के बाद एक अपराध की वारदात से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की नजर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। पुलिस का इकबाल कम होने लगा है, जबकि सरकार का मानना है कि अपराध पर लगाम लगी है। सच्चाई क्या है, ये तस्वीर बयां कर रही है। कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो कब लगेगी यूपी में अपराध पर लगाम, एक ये बड़ा सवाल है और पिछले कई दिनों से लगातार ये सवाल उठ रहा है। चूंकि आए दिन कहीं पे हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार, कहीं अपहरण जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब पूरी कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के कटघरे में है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि कदम उठाए जा रहे हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह कि प्रशासन की लापरवाही के चलते बदमाशों में, अपराधियों में ना तो पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का और ना ही समाज का। यही वजह है कि कई एनकाउंटर के बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना ही पत्रकार सुरक्षित है और ना ही नेता सुरक्षित है। इतना बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश का। कानून व्यवस्था पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि यहां पर कानून का खौफ है अपराधियों में और जो अपराध है वो कम हुआ है। वहीं विपक्ष लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो क्या कहती हैं। जो तस्वीर इस वक्त प्रदेश में निकलकर उभर रही है वो क्या कहती है। लगातार अपराध क्यों बढ़ रहा है और महिलाओं के खिलाफ खास करके अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब किस तरीके की हैवानियत लगातार जो बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रही है वो सभी के सामने है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कहां कहां कौन कौन सी घटनाएं हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में साधु की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार क्यों है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। बढ़ते अपराध पर कब टूटेगी पुलिस की नींद, कब पुलिस जागेगी? रिकॉर्ड एनकाउंटर के बाद भी क्यों बढ़ रहा है लगातार अपराध? ये बड़े सवाल हैं। और कानून व्यवस्था तार-तार क्यों है और पुलिस इस पर लाचार क्यों है? इसी सवाल का जवाब हम लेंगे और इस सवाल के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उनसे सबसे पहले आपका ताल्लुक करा देते हैं। डॉक्टर संतोष द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IPS हैं। अश्विनी शाही जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। शौकत अली जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। रोशनी कुशल जायसवाल जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अश्विनी शाही, क्योंकि सरकार आपकी है इसलिए जवाबदेही भी आपकी है और इसलिए सबसे पहले सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है? ना ही बेटियां सुरक्षित नजर आ रही हैं, ना ही पत्रकार सुरक्षित नजर आ रहे हैं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। सर, अब तो आपके नेता भी जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या हो रही है। अपराधी मस्त नजर आ रहे हैं और जनता त्रस्त नजर आ रही है। मोनिका जी, देखिए कि ये कहने के लिए है कि अपराध हो रहा है, ये अपराध के आंकड़े आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मैं अभी भी कह रहा हूं कि कागज में जो हमारे अधिकारी, हम सरकार ने आंकड़ा जारी किया है उसमें पहले 2016 के तुलना में आज हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के। अश्विनी शाही जी, क्या आप तुलना ही करते रहेंगे? क्या आप तुलना ही करते रहेंगे सर? जो तस्वीर सामने है उस पर तो कुछ बोलिए। मैं तुलना क्यों कर रहा हूं मोनिका जी? उस तुलना पर भी मैं आता हूं, मैं तुलना क्यों कर रहा हूं? आप में और पिछली सरकारों में क्या अंतर रह जाएगा? अश्विनी जी, फिर आप में और पिछली सरकारों में क्या अंतर रह जाएगा? वो भी यही करते थे, वो भी यही करते थे। आप अगर आप मेरा सवाल सुनेंगी तो मैं जवाब दूंगा। बोलिए। अगर मुझे समय दे या फिर आप इकट्ठा सवाल पूरा कर ले, फिर मैं लिख के उसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, बोलिए बोलिए अश्विनी जी। मोनिका जी, तुलना करना इसलिए जरूरी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं सरकार के, रोज 0 टॉलरेंस पर काम करते हुए, और रोज उनका एक नया काम होता है सुबह से शाम तक हर चीजों की समीक्षा करना। और 2016 से मैं इसलिए तुलना करना चाहता हूं कि 17 में हमारी सरकार आई,
और दिन पर दिन मैं आपको आंकड़े गिनाना चाहूंगा। एक आंकड़ा मैं लेता हूं, सब लोग कहते हैं बलात्कार बहुत ज्यादा होता है। 2016 से 2020 के बीच में जो आंकड़े हैं 38% कम हुए हैं, अपहरण 16% कम हुआ है, राजनी 100% कम है, कोई रोड होल्ड अप की घटनाएं नहीं हुई हैं। और इस समय देखिए, कहना और करना, सरकार संगठित अपराधों को बार बार कहती है कि जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है और पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे बड़े अपराधियों के घरों से लेकर उनके साथियों तक के सबको उखाड़ने का काम किया जा रहा है। और रही बात इन हत्याओं की और घटनाओं की, इसमें मोनिका जी मैं मानता हूं कि अपराध हो रहा है, तभी हम आप यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो भी अपराध हो रहे हैं, इस अपराधियों का कोई पुराना इतिहास नहीं है। अभी कोई महिला आकर केरोसिन डालकर जला लेती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको उकसा देते हैं, पीछे आया। आज एक कांड हुआ जिसमें उसका पति उसको छोड़कर चला गया है, वो उसने आत्मदाह कर लिया। इसको आप अपराध की श्रेणी में मत मानिए मोनिका जी। अश्विनी जी सुनिए, ठीक है, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप ही की बात में करती हूँ। रिकॉर्ड की आप बात करते हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से चलिए ठीक है, जो क्राइम है वो कम हुआ है, लेकिन जो तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है प्रदेश में, जो उभर रही है, हर जगह अपराध नजर आ रहा है। 24 घंटे में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया, दलित बेटियों के चेहरे पर जो है तेजाब डाला गया, उन पर तेजाब से अटैक किया गया, और बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, व्यापारी की हत्या कर दी गई, पहले अपहरण फिर हत्या। सर, इस पर भी तो जवाबदेही आपकी है ना, इस पर क्या कहेंगे? एकदम है, मेरी जवाबदेही है। उस पर तो क्यों हो रहा है ये मैंने कहा है कि मैं मान रहा हूं कि अगर ये हो रहा है तभी हम और आप यहां बैठे हैं, इसको मान रहा हूं। और जो आंकड़े मैंने गिनाए वो इसलिए गिनाए कि सरकार काम करके और उसको नीचे लाने का, निचले स्तर पर लाने का काम कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस हम लेकर भ्रष्टाचार और अपराध पर कर रहे थे, उसको हम दिन पर दिन कम कर रहे हैं। हाँ, अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो आपकी जागरूकता है, दूसरा हमारे थानों पर लिखे जाने वाले रिपोर्ट हैं। ये दोनों एक साथ इधर सरकारी शक्ति में रिपोर्ट लिखने पड़े हैं और आप लोगों की जागरूकता बढ़ी है, इस वजह से ये अपराध आ रहे हैं। लेकिन उसमें अपराधों की दर में, ग्राफ में गिरावट हो रही है। और मैं ये कहता हूं कि आने वाले सालों में हम अपराध उत्तर प्रदेश से, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि अपराध मुक्त बना देंगे, लेकिन अपराध बहुत कम हो जाएगा। सर, पहले तो यही कहते थे कि अपराध मुक्त बनाएंगे, ठीक है। रोशनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ टिप्पणी करना चाह रही हैं आपकी बात पर। रोशनी जी बोलिए। मैं नेशनल टेलीविजन पे अश्विनी जी को झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, ये अपराध कम है, चाहे बुरखे में हो या साड़ी में। हकीकत ये है कि सुरक्षित नहीं है नारी हिंदुस्तान में, और खासकर उत्तर प्रदेश में। जब से योगी जी आए हैं तब से हर दिन हर मिनट जिस तरह से लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हर दिन रेप की घटनाएं आम हो चुकी है। लोग उत्तर प्रदेश में आने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, और अश्विनी जी कह रहे हैं अपराध कम हुए हैं। ये अपराध कम है। पिछले 24 घंटे की आप जब रिपोर्ट, अपराधों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश। कुछ दिनों बाद तो इसका नाम रहेगा रेप प्रदेश। थैंक्स टू योगी जी और थैंक्स टू अश्विनी जी की वो नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। अश्विनी जी क्या कहेंगे? जी, सीधे सीधे रोशनी जी का कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुना मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ रोशनी जी। झूठ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी राष्ट्रीय महासचिव किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए जाते हैं। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप लोगों ने के द्वारा 25 और 50 लाख रुपए वहाँ प्लांट किए जाते हैं, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके द्वारा जाति उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है कांग्रेसियों द्वारा, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच ये बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराधों में कमी आई है। शौकत अली, सत्य बोल रहा हूँ जी। शौकत अली, अपराध में कमी आई है, हालांकि जो कहा जा रहा है, जो कागजों में है और जो जमीनी हकीकत है उसमें काफी अंतर दिखाई देता है। उस पर भी हम बात करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग
इतना मजे खिलाड़ी हैं झूठ बोलने में, सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए टॉपिक घुमा रहे हैं। देखिए किसी भी जनता में आप जाइए, 100 लोगों से खड़ा करिए, 100 लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट है और योगी सरकार से कितने खुश है लोग। हर चीज को अपराध हो रहे हैं, गली मोहल्ले में किस तरीके से रोशनी जी, ठीक है रोशनी जी, आपके पास आऊंगी, आपको भी मौका दूंगी बोलने का, लेकिन अभी शौकत अली आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मोनिका जी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कितनी सफाई से झूठ बोलती, मुझे लगता है कि भारत में कोई इतना अच्छा झूठ नहीं बोल पाएगा। शाही जी कह रहे हैं बैठकर कि हम अपराध को नहीं रोक सकते। जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अपराध की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो किस लिए करते हैं फिर? मतलब आप अपराध रोक नहीं पाएंगे, अच्छा मैं इस बात को आप स्वयं मान लेते हैं, इसके लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपके प्रदेश के मुखिया कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर सकता अगर ऐसी मानसिकता रखेगा अपराध करने की, तो या तो जेल में रहे या प्रदेश छोड़ के चला जाए। तो जब इस तरह की बातें इनके प्रवक्ता कहेंगे, टीवी में बैठ के हम अपराध नहीं रोक, अक्षमता तो सामने आ गई। दूसरी चीज, मैं इनकी बात पे एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, पिछली सरकारों से यदि आप तुलना करेंगे, बार बार तुलना करेंगे, तो आप अपनी सरकार को अक्षम साबित ऐसे ही कर बैठे हैं। हाँ। आप बार बार पिछली सरकारों को कोसने में देते हैं। अरे भाई साहब, प्रदेश की जनता ये पूछती है कि हम कितना सुरक्षित हैं, फिर ये कहते हैं कि कोई संगठित अपराध नहीं कर रहा। अगर जो गाजियाबाद में अपहरण हुआ वो संगठित अपराध नहीं है क्या? आप नए अपराधियों कहते हैं कि नए जो छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं। अरे अपराध तो अपराध है, इसमें जो पैरामीटर आपने लगा लिया है छोटा और बड़ा नापने का, ये तो आप झूठ की एक दुकान खोल रहे हैं। देखिए, अपराधी होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन आप अपराध रोकने में अच्छा में इस बात को आप मानते हैं। अश्वनी जी, ये बात सही है कि अपराध नहीं रुक पा रहा, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं, कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार हो रहा है। प्रशासन की लापरवाहियां तो आ ही रही हैं, लेकिन प्रशासन पे आप नकेल नहीं कस पा रहे। राजेश जी, देखिए, इसमें सच्चाई यही है कि प्रशासन पर योगी जी की नकेल कसी हुई है। और देखिए, मैं ये एकदम, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये हो रहा है तभी हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सपा के साथी इतना बड़ा भाषण दे गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों के द्वारा बोई गई जो फसल है, उसको इस समय वो जो है फसल को दबाने में, कांटों को दबाने में समय लग रहा है। और इन्हीं के नेता ये बिलबिला रहे हैं, मुख्तार अंसारी किसके दल के नेता हैं, अतीक अहमद किसके दल के नेता हैं। ये सब लोगों को दबाने में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तन्मयता से इन लोगों को, जब भारी ये डायनासोर जब मरेंगे तभी गिद्ध मरेगा। आज मैं उसी पर योगी जी का तैनात कह रहे हैं कि अब अपराधियों उत्तर प्रदेश छोड़ो, नहीं तो अभी हम लोगों ने क्या किया। देखिए, अभी देखिए, ये कांग्रेस की जो है हमारी बहन, अभी जवाब दे रहा हूँ, ये बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले। मैं आपको अभी जवाब देता हूँ, आपको अभी मैं सभा के भाई को थोड़ा जवाब दे लूं। नहीं, आप अपराधी अरे तो बीच में आपकी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा, या आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। अगर आपके अंदर है तो आप बोल लीजिए, मैं बाद में जवाब दे दूंगा, फिर मुझसे जवाब की अपेक्षा मत कीजिएगा। देखिए, मैं सपा के भाई को बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत होकर नहीं, एक सेकंड, अब आप ही को जवाब दे रहा हूं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई एक बयान दिखा दीजिए जो उन्होंने बलात्कार को उन्होंने सही बताया हो। आपके 2 आदमियों का मैं उदाहरण देता हूँ। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियां अपने मर्जी से उसके खेतों में गई थी, और आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बलात्कार बहुत छोटा हो गया है, कोई छोटाई और बड़ाई होती है। आप लोग अपने शर्म कीजिए, आईना देखिए, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी साथ खड़े रहे। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। संतोष द्विवेदी हमारे साथ पूर्व IAS है। संतोष जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो तू मैं में लग जाता है, अपनी और मेरी तेरी करने लगते हैं, वो कि आपके वक्त में इतना हुआ, हमारे वक्त में इतना हुआ। लेकिन सर, ये जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, ये क्या रुक पाएंगी, या सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं, या फाइलों में जो गुलाबी दिखाई देती हैं उसी में हम देख पाएंगे, जमीन पे काले पन्ने दिखाई देते हैं? राजेश, देखिए, 2-3 चीजें हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार का अथॉरिटेटिव संस्था है, जो क्राइम के बारे में प्रदेश वाइज रिपोर्ट कंपाइल करती है,
जो प्रदेशों से रिपोर्ट जाती है तैयार होती है, जी। तो उसके मुताबिक देखेंगे तो 2017, 2018, 2019 में तो जो ग्राफ था उससे इस समय थोड़ा कम हुआ है। लेकिन पिछले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। जिस तरह से एकाएक ये गंभीर जो सांकेतिक घटनाएं होती हैं उनमें वृद्धि हुई है, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो अभी आपने देखा कल गाजियाबाद में एक व्यापारी को किडनैप किया गया और आज उसकी लाश मिली है, कल उसकी कार मिली थी जी। अभी लेटेस्ट आपके चैनल्स पे चल रहा है कि एक महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया अशोक मार्ग पे विधानसभा के सामने जी। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने किया। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, गोंडा की घटना, ये सारी एक लाइन से चल रही हैं। तो ये कहा जाना कि हमने अपराध पर नियंत्रण कर लिया है कदाचित ठीक नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी में कोई शिकायत नहीं कर सकता है। ये अवश्य है कि जो टीम उन्होंने बना रखी है, जैसे पुलिस का ही शीर्षस्थ नेतृत्व है, अगर आप उसको गौर करेंगे तो कदाचित लीडरशिप में कमी है। और लीडरशिप में कमी जब होती है तो छोटे लेवल के जो अधिकारी होते हैं, चाहे एसओ हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे सर्किल ऑफिसर हो, चाहे एडिशनल एसपी और एसपी हो, वो इसका फायदा उठाते हैं। आपने देखा किस तरह से हाथरस की जो घटना जिसमें अभी सीबीआई आई है कल से, जिसके पहले एसआईटी थी, उसने तरह तरह के बयानात बदले गए, होते गए। और मैं तो 40 साल का मुझको अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, और इससे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोगों ने हैंडल किए हैं। इतना प्रशासनिक अदूरदर्शिता का उदाहरण शायद नहीं मिल सकता है। वो आपने देखा कि माननीय उच्च न्यायालय में कल क्या टिप्पणी हुई। बिल्कुल हमारे अधिकारियों की वजह से सरकार की बड़ी बदनामी हुई, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसको देख ले, इसको रीस्ट्रक्चर कर ले, इसको रीऑर्गेनाइज कर ले और एक कुशल नेतृत्व ले आवे, जिससे कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। अभी जो नियंत्रण हो रहा है उसमें चाहे किसी बड़े माफिया का आपने घर गिरा दिया या किसी माफिया की प्रॉपर्टी अटैच कर ली, इससे जो ये छोटे क्रिमिनल्स हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसा कि अभी शाही जी ने बहुत सही कहा कि इस वर्ल्ड, इसमें जो ये अपराध की दुनिया है, इसमें अब नए नए अपराधी आते जा रहे हैं, जिनका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है, क्रिमिनल इतिहास नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो इसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हमको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अब कदाचित सरकार जगी है, जवाबदेही तय हो रही है। आपने देखा हाथरस में सीनियर से लेकर जूनियर तक काफी लोग के ऊपर तलवार गिरी है। इसके पूर्व में भी 2 वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी जो गड़बड़ी करते हुए पाए गए थे, उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निलंबित किया प्राइमा फेसाइली। और प्रशासनिक अधिकारी भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, उनके खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन पब्लिक को अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता सुरक्षित रहना चाहती है। हमारी बेटियां बहुएं ये चाहती हैं कि जब वो निकले तो सुरक्षित रूप से वापसी उनकी घर को हो जाए। संतोष जी, इस समय कुछ संतोष जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी बताया कि जो रिकॉर्ड है वो तो ये कहते हैं कि क्राइम जो है वो कम हुआ है, लेकिन आप ही ने कहा कि लेकिन जो अपराध का स्तर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, वानियत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो आखिर उसका कारण क्या है? अपराध कम हो रहे हैं लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उनका स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, उसका कारण ये है मोनिका कि जो हमारा पर्यवेक्षण का स्टाफ है, जो हमारा ग्राउंड का स्टाफ है, उसमें प्रभावी नियंत्रण में कमी आई है। चाहे वो थानेदार की बात कर लो या आप सीओ साहब की बात कर लो या जिला प्रशासन की बात कर लो, और लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए अब आवश्यकता है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेके वर्तमान सरकार चल रही है, उसमें प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है, जिससे लोगों में एक नजीर बने और लोग जो है उससे खौफ ज़्यादा हो, परेशान हो और अपराधों की प्रवृत्ति में कमी आवे।
जो अभी नहीं हो रही है। अभी लोगों का मन बढ़ा हुआ है, थाने में घुस करके मार दे रहे हैं, सड़क पे हमारे यूनिफॉर्म के लोग पिट जा रहे हैं जी। उसका कारण यही है कि पूरी अराजकता फैली हुई है, और इस अराजकता को जब तक सख्ती से नहीं निपटा जाएगा, जब तक हम भाई भतीजावाद करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ेंगे, अपना करियर देखेंगे कि हमारे को एक अच्छा थाना मिल जाए, एक अच्छा सर्किल मिल जाए, एक अच्छा जनपद मिल जाए, तो ये चीजें होंगी। सर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका एक तरीके से निचोड़ है जो हम सबके सामने आया है, और जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां इस पे गंभीरता से विचार करें, ना कि मेरा तेरा करके यहाँ आपस में उलझते हुए नजर आए। अश्विनी जी, एक बात ये ठीक है कि अगर सरकार सही हाथों में है, यानी प्रदेश अगर सही हाथों में है, तो जो प्रशासनिक नेतृत्व है उसमें कमी देखी जा रही है सर, और यही वजह है कि इस तरह की वारदातें हो रही है। राजेश जी, जहां भी कमी नजर आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर नकेल कसने का काम किया है, वहां से हटाने का भी काम किया है, और उनको दंडित करने का भी काम किया है। चाहे वो नोएडा के डीएम रहे हो, हाथरस के एसपी रहे हो, या आपके जो है महोबा के एसपी रहे हो, जहां भी इस लेवल के, मैं बात इस एसपी का नाम इसलिए ले रहा हूं, डीएम का, कि वो आईएएस सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इसलिए जो है उनका जो है उन पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं हम लोग। सर ये तो जंगल के छोटे पेड़ हैं सर, नहीं ये तो छोटे पेड़ हैं सर, जंगल के जो बरगद है ना, बरगद का पेड़, उस पे कार्रवाई हो तब तो एक नजीर बने। अब वो कौन है जिसने आदेश दिया था आधी रात को कि शव को जला दिया जाए? डीएम वहां पे पहुंचे थे, वो धमकाते हुए परिवार को नजर आ रहे थे, तो एसपी डीएसपी को सस्पेंड कर देना काफी होगा क्या सर? राजेश जी, डीएम साहब ने खुद कहा कि हम लोगों की प्रशासनिक वहां पर लोकल वो था, सस्पेंड करने की बात नहीं है, जांच एसआईटी की आने दीजिए। अगर डीएम साहब को हटाना होगा, डीएम हटाए जाएंगे। किसी को देखिए राजेश जी, कोई माननीय योगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है अगर दोषी पाए जाते हैं। अगर बख्शने वाले होते तो मैं आपको बताता हूं, एक और दूसरा आंकड़ा मैं तेरा मेरा न करके मैं अपना आंकड़ा गिनवाना चाहता हूं कि हम लोगों ने 4 लाख से ऊपर गिरफ्तारियां की हैं इस सरकार में, और जिसमें 1.5 लाख के ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिना तेजी के नहीं होता है। इस प्रदेश में आबादी बढ़ी है, अपराध भी हो रहे हैं, तो 4.25 लाख गिरफ्तारियां अगर किया गया है तो गिरफ्तारी हुई है। और आपको बताऊं, पास्को एक्ट, जो पास्को एक्ट में हम लोगों ने लगभग 922 गिरफ्तारी करके और दोष सिद्ध हो चुका है, 5 को फांसी भी हो चुकी है, उसमें मृत्युदंड 5 को मिला है, 193 को आजीवन कारावास हुआ है। तो हम सजा देने में भी देश में नंबर 1 हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 0 टॉलरेंस की बात योगी जी कर रहे हैं, तो सजा देने में भी 1 नंबर है। ये आंकड़े उस तरफ इंगित करते हैं। मैं पिछले सरकारों की तुलना नहीं कर रहा। रोशनी, आप इससे सहमत हैं कि अगर कहीं पे अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है, एक नजीर पेश की जा रही है? कार्रवाई सिर्फ बेगुनाहों पे हो रही है। जब आप जेल में जाके देखेंगे ना, तो 70% बेगुनाह है, और जितने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर, ये आप कैसे तय कर सकती हैं? ये आप कैसे तय कर सकती हैं? अभी कुछ दिन ये प्रशासन तय करेगा, ये न्यायालय तय करेगा, ये कांग्रेस और भाजपा नहीं तय करेगी। यहाँ सुनिए जायसवाल जी, ये आप नहीं तय करेंगी। आप यहाँ मीडिया पर बैठकर शासन नहीं चला रही है। न्याय व्यवस्था जो है उसको दोषी तक करता है। आप और हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। निर्दोष आप लोगों ने निर्दोष कह दिया। अरे जब आपका मुख्यमंत्री कहता है कि लड़कियां खुद जा रही हैं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसते हुए संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, तो आप भी कहेंगी, जरूर कहेंगी। नहीं, आप उसी दल की परिपाटी को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा बहुत अच्छी चीज है, आप उसी दल की परिपाटी को आगे बढ़ा रही हैं, बढ़ाइए। स्वागत है आपका, कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ाने का स्वागत है कि आपके राज्य के मंत्री कहते हैं छोटा बलात्कार और बड़ा बलात्कार, तो छोटे बलात्कार और बड़े बलात्कार में फर्क करते रहिए, निर्दोष साबित करते रहिए। आप लोग यही कहेंगे, न्यायालय का काम भी आप ही करेंगे। ये उचित नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं, दोषी और निर्दोष साबित करने नहीं बैठे हैं। सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और आप जैसे प्रवक्ता है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, आपने कभी राजस्थान का रुख करा है मैडम? आपने वहां पे देखा है वहां क्या क्या हो रहा है? जितने क्राइम
नहीं, राजस्थान के अपराध पे नजर डाली आपने कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, वहां किसकी सरकार है, क्या इस लहजे में वहां के प्रवक्ताओं से, नेताओं से आपने पूछा है कि वहां पे क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, वहां पे क्यों साधुओं की हत्या हो रही है, वहां पे क्यों अपराध हो रहा है? उत्तर प्रदेश से बहुत कम है। आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से रोशनी जी आंकड़े आपके पास है, बलात्कार आंकड़े आपके पास है, राजस्थान की आप फैक्ट पर बात कीजिए। रोशनी जी आंकड़े आपके पास है, बताइए। नहीं, अश्विनी शाही जी आंकड़े लेकर आए हैं। रोशनी जी फैक्ट पर बात कीजिए ना, ऐसे हवाई बातें मत कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए। आंकड़े आपके पास है, अश्विनी शाही जी आंकड़े लेकर आए हैं। एक सेकंड, ठीक है। संतोष जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, संतोष जी बताएंगे। संतोष जी खबरें बताइए मुझे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सर्वाधिक महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं वो राजस्थान नंबर 1 पे है, बिल्कुल सर, केरल नंबर 2 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। नंबर 3 पर है। अगर 11 रोशनी जी इसलिए मैं कह रही थी कि फैक्ट पर बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है पिछले राजेश जी, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर अपराध है वो 1/3 रोशनी है। जी आप भी वही बात कर रही है, छोटा और बड़ा अपराध, अपराध अपराध है। महिलाओं पर कितना अपराध होता है? राजस्थान नंबर 1 पर है। अभी आपने बात सुनी ना, फैक्ट पर बात कीजिए, हवाई बातें मत कीजिए। चलिए आप संतोष जी को सुन लीजिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हो सके तो उन्हें सुनिए, समझिए, आगे किसी डिबेट में या चर्चा में काम आएगा। संतोष जी एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है महिलाओं के प्रति हुए सांकेतिक और असांकेतिक जो अपराध हुए हैं उनमें नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पे केरल है और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है। और रेशियो जो है 11, 6.2 और 3.9 का है, जो हम 1/3 के करीब हमारा है। ये अवश्य है कि हम वहां के आंकड़ों को देख नहीं पाते, वहां की घटनाओं को जान नहीं पाते, हम अपने में लगे हुए हैं। और एक चीज आपको बता दूं राजेश और मोनिका, टेलीविजन पे तो टेलीकास्ट होने चाहिए, लेकिन रोशनी जी उत्तर पहले बात प्रदेश तो में क्या है? सुनिए। नेशनल के टेलीविजन पे हो रहा है, आपने देखा नहीं उसको। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं, सारे नेशनल चैनल। बिल्कुल सर, हम लोगों ने भी दिखाए सर। हाँ, कृपा करके उसको देख लीजिए। मैं किसी को बचाना या किसी को, राजेश जी हमारी बहन को, कांग्रेसी बहन को हमारे अभी ये भी नहीं पता होगा कि आंकड़े, आखिरी आंकड़े कब दिखाए गए हैं, नहीं पता होगा, क्योंकि ये लोग फैक्ट पे बात आखिरी आंकड़े आरबी ने आपको आप ही बताइए। आप वायनाड की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी आपने राहुल जी की बात उठाई, आप वायनाड की बात करिए। आप राजस्थान के पीछे पड़े हुए हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग चर्चा करने पे बैठे हुए हैं। 24 घंटे में कितने अपराध हुए हैं? अच्छा, वहां पे देख के आंख बंद कर ले, यहाँ पे जो अपराध हुआ वो अपराध है, मतलब वहां की लड़की नहीं है, यहाँ की बेटी है। अरे हमारे लिए तो सब समान है मैडम, हम तो हर तरफ से पूछेंगे। विपक्ष का यही सिलेक्टिव रवैया जो है ना वो असंवेदनशील है। घटना पे आप बात, ये आपको सिलेक्टिव रवैया है रोशनी जी, ये विपक्ष का सिलेक्टिव रवैया है। किसी पीड़िता का शव जलाया है। ठीक है शौकत अली, यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि अगर कहीं पे अपराध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, पहले की तरह नहीं कि अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण यहाँ पे अपराधी पहली चीज तो मैं और रोशनी जी जवाब दे लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसका, इसलिए बाहर है और छोटे छोटे अपराधियों को अंदर करके ये दिखा देते हैं कि हमने। ठीक है मैडम, सुन लीजिए दूसरों को भी। शौकत अली। राजेश जी, बात पे आपकी बहुत गंभीरता सुन भी रहा था। देखिए, नए अपराधियों या पुराने अपराधियों रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की होती है, पुलिस की होती है। और सरकार भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार की भी, क्योंकि सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ होता है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, नए अपराधियों की आपने बात की तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी आपने लागू किया, लखनऊ में भी ये लागू है और गाजियाबाद में। अपराध सबसे ज्यादा दोनों जगह, इन दोनों जगह भी एक बड़ी षड्यंत्र तरीके से अपराध होते भी हैं। चाहे वो लखनऊ की बात करो, लखनऊ में भी बड़े बड़े अपराध हुए। मॉर्निंग वॉक पे महंत जी निकले, उनको गोली मार दी गई। कमलेश तिवारी की हत्या, उससे पहले भी पूर्व में जो हत्याएं हुई। अभी एक रिसेंटली भी एक घटना हुई कि लखनऊ में एक युवक की भी लाश पाई गई थी पारा थाने के अंतर्गत। दूसरी बात गाजियाबाद की आ जाती है। देखिए, गाजियाबाद में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी संगठित अपराध के तहत एक व्यापारी का अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो ये सरकार जो है, ये बार बार जो दावा करती नहीं हम अपराध को रोक लेंगे,
और अपराध तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे है। तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं अक्षम साबित हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार माने या ना माने। और जब बात आती है कि आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई आदरणीय संतोष जी ने कि जो लोकल पुलिस होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कहीं ना कहीं लोकल पुलिस आज इनसे संभल नहीं रही है, इसी का कारण है ये। और ये बात भारतीय जनता पार्टी स्वीकारने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर मैं मानता हूं इस बात संतोष जी ने कही, उस बात पे मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा कि संतोष जी ने कहा लोकल पुलिस संभालती नहीं, इसी का जीता जागता उदाहरण था कि चाहे वो अमेठी की बात हो, महिला लखनऊ आ जाती है, चाहे महाराजगंज की बात हो, महिला जब लोकल स्तर पे उसको न्याय नहीं मिलता तो लगता है कि हम हमारे थाने की पुलिस हमें सुन नहीं रही है, बाकी लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, तब वो लखनऊ पहुंचते हैं। तो आज वही जीता जागता उदाहरण हमें लखनऊ में देखने को मिला कि एक महिला महाराजगंज से चल के आती है और लखनऊ में जो है आग लगा लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी दावे चाहे जितनी पेश करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अपराध इनसे रुक नहीं रहा प्रदेश में। अश्वनी जी, इस पे आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये बड़ा आरोप है और यही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जो थाने चौकियां हैं वहां पे ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, लोग इतने पीड़ित हो रहे हैं कि आत्मदाह तक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि अगर वारदात हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारे सपा के साथी उस दल के नेता हैं जिसके मुखिया ने यही कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या मैं उनको फांसी दे दूं? मुझे फांसी दे दिया जाए। राजेश जी ये ऐसा जवाब देंगे वाले जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद थी ऐसा जवाब देंगे। बयानों पर मत जाइए सर, आपके नेता भी कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उनका कैरेक्टर खराब है। सुन लीजिए आदरणीय साई जी, कैरेक्टर खराब होता है, वो बच्चा होती है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये पुरानी बातें हो गई हैं, बयानों पर बात मत कीजिए। आदरणीय साई जी, मुझे आपका एक बयान बहुत अच्छे से याद आता है, आप बार बार दोहराते हैं, प्रदेश की सरकार भी दोहराती है कि हम बड़े अपराधियों पे इसलिए कार्रवाई करते कि छोटों की हिम्मत नहीं होगी। तो फिर मैं आपकी बात पे फिर दोहराऊंगा, ये जो नए अपराधी पैदा हो रहे हैं, आदरणीय संतोष जी ने कहा कि नए अपराधी पैदा हो रहे हैं, क्यों हमारे पैदा कर पा रहे हैं उन अपराधियों के अंदर, क्यों इकबाल कायम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पुलिस के लोग हैं वो क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, रोज कार्रवाई करिए, आपके पास है, लेकिन जो ये अपराध हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये जो अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं, किसके पैदा हो रहे हैं, हम ये पहले बहुत सी घटनाएं हो जाती थी और हम लोगों को पता नहीं चलता था। बदायूं में कांड जब हुआ बाद में पता चला सबको। लेकिन सर जो हो रहा है उसे रोकना भी बड़ी जिम्मेदारी है ना आपकी। अभी जो नहीं रोक पा रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है, सवाल तो उठेंगे, विपक्ष तो पूछेगा। आप जब विपक्ष में थे आप भी पूछ रहे थे, वो भी कहेंगे, और आपने बड़े दावे किए थे। अगर नहीं रुक रहा तो सवाल तो उठेंगे और पूछे जाएंगे। हम जवाब भी देंगे राजेश जी, हम जवाब देने के लिए वहां पर एक्सेप्ट भी करेंगे क्या यहाँ पर कमी है और यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, रोशनी कुछ टिप्पणी करना चाह रही है, फिर मैं संतोष जी के पास आऊंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की वजह से पीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये चेतावनी तो नहीं थी कि बेटी बचा लो भाजपा सरकार से? ठीक है संतोष जी, आपके पास आऊंगी। जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, जो अपराध हुआ है, उसमें एक चीज कॉमन मैंने देखी है, वो है असंवेदनशीलता। यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से असंवेदनशीलता दिखाई गई, गंभीरता नहीं दिखाई गई किसी भी केस में, जिसकी वजह से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और कोर्ट में भी अगर कल की हम टिप्पणी की बात करें तो एडीजी से खुद जो है कोर्ट की तरफ से ये सवाल किया गया कि अगर आप ही की बेटी होती इस जगह पर, आपकी बेटी को इस तरीके से जला दिया जाता तो क्या आप कैसा महसूस करते। गंभीरता देखिए, अब कोर्ट जो है वो गंभीरता दिखा रहा है, संवेदनशीलता दिखा रहा है, और ये सवाल खुद प्रशासनिक अधिकारियों से किए जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है संवेदनशीलता दिखाना और गंभीरता दिखाना। मोनिका, आपका प्रश्न बड़ा लॉजिकल है और बड़ा समसामयिक है। इस समय के परिदृश्य में ये पूरी तरह से फिट होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य कारण है वो पर्यवेक्षण की कमी है, पर्यवेक्षण की शिथिलता है। देखिए, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं उसमें एक सुपरवाइजरी स्टाफ होता है। डीजी साहब के अंदर में कुछ एडीजी हैं, एडीजी के अंदर में कुछ आईजीज होते हैं, आईजीज के बाद में डीआईजीज होते हैं, डीआईजी के बाद वहां के जिले के कप्तान साहब होते हैं, और कप्तान साहब के अंदर में 2 एडिशनल एसपी होते हैं, फिर सीओज होते हैं। ये सबका दायित्व है डाउन दी लाइन
कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रॉपर सुपरविजन करें, प्रॉपर पर्यवेक्षण करें। आपको ताज्जुब होगा, हाथरस की घटना को ही अगर आप देख लें तो थानेदार ने जब इस लड़की को भेजा है CHC पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके साथ पुलिस फोर्स जानी चाहिए थी, कम से कम 2 सिपाही जाने चाहिए थे, जो नहीं गए। जो कल जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है ऑडियो, उसके मुताबिक तो इतना अगर कैजुअल अप्रोच होगी, और इसको न सीओ ने देखा, न एडिशनल एसपी ने देखा, नहीं मिला। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ लखनऊ से भी बैठे हुए लोग इतनी बड़ी घटना जब हो गई तो उसको इतना कैजुअली लिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रह गए, जिसकी एडवर्स टिप्पणी कल माननीय उच्च न्यायालय में हुई। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं और ये कहता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता की आप बात कर रही थी, तो मैं उसके डायगोनली अपोजिट जाऊंगा कि ये चीज हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासनिक अमले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है और इस प्रकार की घटनाओं के लिए केवल भाषण देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दे रहे हैं, बजाय इसके कि इसको फॉलो करें। अभी उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हम लोग मेरठ में थे, तत्कालीन डीजीपी ब्रजलाल हुआ करते थे। एक जैसी किडनैपिंग कल हुई है वैसी ही एक किडनैपिंग हो गई थी। मुझे याद है हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, वो उठे, अपनी टीम को लिया और 7 दिन के अंदर बुलंदशहर में मोहिंदर फौजी को एनकाउंटर करके बैंड बाजे के साथ तब लौट के आए। ये नेतृत्व होता है, ये कुशल नेतृत्व होता है, ये टेरर होता है। अब आप बोलते रहिए कि हम सब अपराधियों को नहीं रहने देंगे, हम अपराध मुक्त समाज कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपने 1 लाख आदमी गिरफ्तार कर लिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर तुम अपराध करोगे तो तुम्हारी दवाई प्रॉपर होगी और तुम देखने लायक नहीं रहोगे, तब बाकी अपराधियों में खौफ का मैसेज जाएगा, टेरर का मैसेज जाएगा। आपको याद होगा कल्याण सिंह जी जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री बने थे तो एक एनकाउंटर्स का सिलसिला चला था, फतेहपुर से लेकर के कानपुर, कानपुर से इटावा, इटावा से एटा की तरफ, ये जो रेविन्स का इलाका है, और बिल्कुल खाली हो गया था। आपको बताऊं, यही फोर्स थी हमारी, यही प्रशासनिक अमला था, यही अधिकारी थे। आवश्यकता कुशल पर्यवेक्षण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई कमी मैं नहीं कहूंगा, मुझे चापलूसी नहीं करनी है बिल्कुल। और सर, जिस तरीके की प्रशासन ने ये संवेदनशीलता दिखाई थी और जिस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या एसपी, दारोगा या कोई पुलिसकर्मी अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो ऐसा एक्शन ले ले कि आधी रात कोई शव जला दे? ये जाहिर सी बात है कि ऊपर से ही कहीं आदेश मिले हैं उसे, तब ऐसा किया गया। नहीं, वो तो क्लियर हो रहा है, वो तो सीबीआई क्लियर कर देगी। वो तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से आदेश हुए थे। हाँ। रात को हम लोगों ने केसेस हैंडल किए हैं, इससे सेंसिटिव केस बनारस में मैंने हैंडल किया है, जिसमें 10,000 लड़के बीएचयू में इकट्ठे हो गए थे और डेड बॉडी को लेकिन लड़के की हम लोग लेकर के उसके घर गए, उसकी माँ से वहां पे उसके शव पे पानी गिरवाया और हरिश्चंद्र घाट पे ले आकर के उसकी अंतिम क्रिया करवाई उसके पिता से। लेकिन इसके लिए दम होना चाहिए, इसके लिए प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये तीनों चीजों की कमी वहां के प्रशासन में रही। वहां के जिलाधिकारी भी बिल्कुल नए हैं, उनको अनुभव की कमी है, और वही स्थिति पुलिस की भी, पुलिस कप्तान की भी रही, और इसी का नतीजा रहा कि ये भदगी हुई और आज आप इसको देख रहे हैं। अश्विनी जी, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, एनसीबी के रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसमें अब आत्मचिंतन की जरूरत है सर, क्योंकि लगातार यही मांग उठ रही है कि अब जो चीजें हैं उनमें बदलाव हो, क्योंकि कोर्ट भी जिस तरीके से जो सख्त टिप्पणी कर रहा है, कोर्ट आपके प्रशासनिक अधिकारियों को डांट रहा है और ये बोल रहा है कि आपकी बच्ची होती तो फिर आपको क्या महसूस होता। आपके प्रशासनिक अधिकारी जो है उन पे कोई जवाब नहीं था। तो अब जरूरत है आत्मचिंतन की और जरूरत है जो चीजें हैं उसमें बदलाव हो निचले स्तर से। एकदम जरूरत है, एकदम जरूरत है। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर जिन जिन लोगों से सवाल किए वो सब सबके सामने है। वहां पर एसआईटी की जांच चल रही है, सीबीआई भी आ गई है, और सीबीआई हिंदुस्तान की प्रमुख और एक निष्पक्ष एजेंसी हुआ करती है जो कि अपनी जांच जितनी जल्दी होगी इसमें सौंपेगी, और उसमें जो अधिकारी होंगे, जो लोग होंगे, वो जो संलिप्त पाए जाएंगे
उन लोगों के नाम उजागर करने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगाएगी। और अगर किसी का भी नाम आता है तो मैं आपसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि योगी सरकार के पास अगर वो नाम आ जाता है कि सीबीआई अगर कहती है कि ये लोग जांच में पाए गए हैं, संलिप्त हैं, इनकी संलिप्तता पाई गई है, तो योगी सरकार उनको छोड़ने का काम नहीं करेगी। चाहे वो जिस कद के अधिकारी हो, वो सिपाही हो या वो ऊपर के एडीजी हो या डीजी हो, जो भी हो, उसमें कोई कहीं कोताही नहीं होगी। हाँ। और समीक्षा रोज हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए हम और आप यहाँ पर बैठकर समीक्षा करते हैं, आप लोग जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, संतोष जी जैसे प्रबुद्ध लोग आकर अपनी विचार रखते हैं, तो क्या सरकार नहीं सोचती है इस पर? नहीं अश्वनी जी, यहाँ पे बात यह है कि हम आपसे कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष करने लगते हैं कि साहब आपने ये बयान दिया, हमने ये दिया, आपके राज में इतने अपराध हुए, हमारे में इतने, लेकिन जरूरत यहाँ पे यह है कि इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे गंभीरता नजर नहीं आती और शायद यही वजह है कि अपराधियों के मंसूबे बढ़ जाते हैं। राजेश जी, हमारा और आपका करने का कोई हम लोगों का मकसद नहीं है, मगर जब आगे आप जब राजनीतिक बहस कराते हैं तो राजनीति में जो दल 30-40 साल से सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, वो लोग भी जो है कुएं के मेढक की तरह उछलने लगते हैं, वो दल के लोग। हाँ, तो आपको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ना जिससे एक उदाहरण सेट हो, जो एक उदाहरण सेट हो दूसरों के लिए भी, और विपक्ष का भी, ताकि मुंह बंद हो, जो सवाल उनके उठ रहे हैं उनके विराम लगे। तो ये बताना पड़ता है राजेश जी, आईना दिखाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, आईना दिखाना भी बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमको बताना पड़ता है। नहीं तो हम लोग अपनी समीक्षा करें, आत्म समीक्षा करें, आप हमसे सवाल पूछें, एक स्वस्थ चर्चा हो जिससे कोई नतीजा निकले। ये घंटे की चर्चा जो है बेनतीजा ना हो तो ज्यादा बढ़िया ये होता है कि हर आदमी अपनी चीज को कहे। हम लोग अपनी चीज बता रहे हैं। मैंने जब से मैं बैठा हूँ शुरू से, आपने जो सवाल पूछा, मोनिका जी ने तो पूछा। ठीक है रोशनी, आप कुछ कह रही हैं, उसके बाद शौकत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोशनी, पहले आप टिप्पणी कर लीजिए। जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे तब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा। आप आउट ऑफ कंट्रीज की जब बात करते हैं तो दुबई में लोग, दरिंदों को इतना डर है, इतना खौफ है वहां की गवर्नमेंट से कि वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। लड़कियां खुली घूमती है रात में 12 बजे भी, उन्हें कोई डर नहीं रहता दरिंदों का। और इंडिया में इस तरीके की घटना पिछले 6-7 साल से इतनी आम हो गई है कि बाहर के लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, लोगों की रूह कांपती है भारत में आने से पहले। और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर 16 मिनट पे एनसीआरबी की रिपोर्ट आप चेक कर लीजिए, हर 16 मिनट पे एक रेप होता है उत्तर प्रदेश में। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट लास्ट कब आई थी, जरा बताइए ना बहन जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप चेक करिए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट लेके बैठी हूँ कि हर 16 मिनट पे एक रेप होता है उत्तर प्रदेश में। आई थी, इसमें जरूरी है कि आप दूसरे राज्यों पे भी एक नजर डालें। शौकत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है शौकत, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं संतोष जी के पास आऊंगा। देखिए राजेश जी, शाही जी दावे का है जिसमें पेश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब। आदरणीय संतोष साहब ने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने बताए, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन आई उसमें सामने कि जब इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस पुलिस अधिकारियों को, तो एक बात भी मैं सोच रहा था बैठे बैठे, आपकी बात सुन रहा था आदरणीय संतोष जी की एक्सपीरियंस की बात आई, तो मुझे ये लगा कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पोस्टेड थे, जो मौजूदा हालत में वहाँ थे, उनका एक्सपीरियंस तो था साहब महिलाओं को जलाने और आग लगाने में। इसलिए क्योंकि जब उन्नाव में घटना हुई थी तब वो महोदय भी यहीं पोस्टेड थे, और जब हाथरस में घटना हुई तब वो महोदय भी वहीं पोस्टेड थे। हाँ, ये एक अलग चीज है कि ऑर्डर किसका मिला था जलाने के लिए, ये जांच का विषय है, जांच होगी, उनको सजा जरूर मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी दावा चाहे जो भी पेश करता रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि अपराध रोक पाने में आज पूरी तरह कम है। संतोष जी, ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल भी है कि उत्तर प्रदेश में अपराध में घटनाओं में कमी जरूर आई हो, लेकिन पिछले कई महीनों से उसमें तेजी देखी जा रही है। सर, ये जो नए अपराधी आ रहे हैं अपराध की दुनिया में, इन पे लगाम कैसे लग पाएगी, इन्हें कैसे रोका जाएगा? क्योंकि जो संगठित अपराधी हैं उन पे लगाम तो लग रही है, नए अपराधी जो आ रहे हैं उन पे कैसे रोक लग पाएगी? देखिए राजेश जी, चाहे वो अपराधी नए हो या पुराने हो, अपराधी की डेफिनेशन एक ही होती है, अपराधी की जो परिभाषा है वो एक ही होती है, चाहे वो शातिर अपराधी हो, चाहे वो नया अपराधी हो, चाहे वो गैंगस्टर हो। अब अपराधी पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही है
जिसको कहते हैं सठम साठ्यम समाचरित। अपराधी जिस तरह से चल रहा है हमको उसके पैरेलल चलना पड़ेगा, उसकी गर्दन दबोचनी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। आज अपराधी अपराध करके निकल जाता है, अपराधी जाकर के अपनी पॉलिटिकल शेल्टर लेता है और उसको ये मालूम है कि हम येन केन प्रकारेण बचा लिए जाएंगे। जैसी बात सपा के प्रवक्ता अभी कर रहे थे कि उन्नाव के केस में देखा गया कि वहां पर पॉलिटिकल पैट्रोनेज था, वहां पे एक विधायक जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो इन्वॉल्व थे और उनको बचाने का यथासंभव प्रयास किया गया, जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। ऐसी स्थिति में चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल पैट्रोनेज होगा तो अपराधी को ये अंदाजा लग जाता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हमें खाली झंडा बदलना है, चाहे हाथी के बजाय साइकिल लगा लूं, चाहे साइकिल के बजाय कमल लगा लूं, चाहे कमल के बजाय हाथ का पंजा लगा लूं, हमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलेगा। और जिस समय ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात हो जाती है, जो एक मैडम अभी बोल रही थी कि दुबई में जो सिस्टम है, हमारे यहाँ भी संविधान में, हमारे यहाँ भी आईपीसी में, सीआरपीसी में व्यवस्था है दंड देने की, और मृत्यु दंड से बड़ा दंड कोई नहीं होता है। रेप में, हत्या में, इस प्रकार के जो यहाँ पर हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें मृत्यु दंड का प्राविधान है। आप ये देख लीजिए कि दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा दंड नहीं कहीं होता है, लेकिन वो दंड तब प्रभावी होता है जब उसका एक मैसेज बाकी लोगों में जाए कि हाँ साहब, अगर हम ये गड़बड़ कार्यवाही होती हम है, ये उसके बाद ये मिलता हम ये गड़बड़ करेंगे, सही नहीं है, तो हम ये गड़बड़ करेंगे तो हमको अगर सजा मिल जाएगी तो ये सही रहेगा। लेकिन यहाँ ऑन द स्पॉट कुछ नहीं होता है, आप केस लड़ते रहिए तब तक 8-9 साल। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब कोर्ट बनी है, निर्भया में लागू है, वो यहाँ लागू नहीं है, यहाँ का संविधान आईपीसी कोई दूसरा बोलता है मोहतरमा। लेकिन संतोष जी, अब वक्त है उदाहरण सेट करने का। सर, ऐसी कार्रवाई करनी होगी जो एक नजीर बने और अपराधी अपराध करने से पहले लाख मर्तबा सोचे। अब वक्त उदाहरण सेट करने का है, ना कि सियासत करने का। अश्विनी जी, पिछली सरकारों ने जो किया वो किया, लेकिन आप बड़े जनादेश के साथ आपकी सरकार जो है वो सत्ता में आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी। आप कैसे बदलाव करेंगे जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, नजीर पेश नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं जनता को कि हाँ आप प्रतिबद्ध हैं, जनता को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो सरकार, पिछली सरकारों ने क्या, अगर वही आप करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, पिछली सरकारों का काम ये सरकार नहीं करेगी और ना करती है। ये जब जरूरत पड़ती है तो अपराधियों को सौंपती भी है और अपराधियों को जेल भी भेजती है। इसलिए इस सरकार का काम कुछ अलग है। यही लोग, अगर 4 अपराधी मार दिए जाते हैं तो यही विपक्ष जो है झंडा लेकर खड़ा हो जाता है कि वो निर्दोष है। निर्दोष साबित करना सरकार का और न्यायालय का काम है। न्यायालय अपना निर्दोष साबित करता है, लेकिन अगर जो अपराधी है, 10 नंबरी है, तो समाज में रहने का उसको हक नहीं है। लेकिन अगर वही अपराध करता है, वही आप ही बोल लीजिए भाई, सवाल मुझसे हो रहा है, बीच में आप आ जा रही हैं, बोलने की बीमारी हो रही है। अरे कांग्रेस बहुत दिन तक नहीं आने वाली है, अभी 25-30 साल और लगेगा। शांत रहिए आप लोग, आ जाइए किसी दूसरे पल में, ऐसे नहीं काम चलेगा। राजेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक नजीर पेश करेगी और आने वाले दिनों में सभी अपराधियों को माकूल जवाब देने का काम करेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। कब करेगी? 6 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, कब करेगी? ठीक है संतोष जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो कट गया, मैं आपसे दोबारा वो जानना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा। संतोष जी, मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूँ कि अब एक उदाहरण सेट करने का वक्त है, यानी ऐसी कार्रवाई हो प्रशासनिक स्तर पे, शासनिक स्तर पे, ताकि दूसरों के लिए एक नजीर बने। क्योंकि हम ऐसी घटनाएं रोजाना देख रहे हैं। निर्भया कांड के बाद भी लगा था कि शायद अब व्यवस्था में बदलाव होगा, लोगों की मानसिकता बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वक्त है उदाहरण सेट करने का, क्योंकि अभी अगर ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, अब देर हो चुकी है, अब देर नहीं हो जाएगी। अब तो तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। अब इस समय तो आवश्यकता है कि जैसा कि एक मैडम अभी वो चिल्ला रही थी, आपने वो कह रही थी कि गाड़ी उलाट दिया और गाड़ी क्या कर दिया। कम से कम अपराधी नहीं है,
अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हुई हैं, जो मैडम कह रही थी उनको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसीलिए बनाया गया है कि इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो सके। इसके अलावा बहुत सारे प्राविधान हैं, बहुत सारे नियम हैं, जैसा कि अभी शाही जी कह रहे थे, पॉस्को में उन्होंने 900 केस बताए कि 900 लोगों को सजा हुई है और कुछ 2-3 लोगों को फांसी भी हो गई। तो अगर ये ऐसी चीजें होती रहे तो समाज में एक मैसेज जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है राजेश, वो ये है कि हमारे लोगों में पर्यवेक्षण की कमी है। अधिकारियों की बात मैं कर रहा हूँ, अधिकारी होते हुए हम लोगों को सुपरवाइजरी स्टाफ को टाइट करना पड़ेगा कि अगर आपके थाना मतलब अधीनस्थ थाना क्षेत्रों में कहीं गड़बड़ी होती है तो जवाबदारी सीओ साहब की होगी, एडिशनल एसपी की होती। कागज पे तो होता है, लेकिन ये लोग लाइटली अपना पॉलिटिकल पेट्रोनेज लेके बच जाते हैं और इसकी वजह से कार्रवाई न होने से पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो जाती है। उन पर लगाम की जरूरत। यूनिफॉर्म फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे नीचे आके डाउन द चेन आईटीबीपी हो, पुलिस हो, जब तक पर्यवेक्षण नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी, तब तक काम रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ये मान लीजिए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सेना में जो कैजुअलिटीज होती हैं तो पहले हमारे यंग ऑफिसर्स मरते हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे मेजर हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो। कारगिल की लड़ाई से लेके अब तक देख लीजिए, यहां पर आपको मिलेगा कि सिपाही सस्पेंड कर दिया बीट का, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन उच्च पदस्थ अधिकारियों पर कार्रवाई कम हुई है। उसकी वजह से पर्यवेक्षणों में शिथिलता थी। अब कार्रवाई शुरू हुई है, इधर पिछले 2 महीने से देख रहा हूं। हाँ। तो उससे अब धीरे धीरे लोग चाक चौबंद हो रहे हैं और इसकी आवश्यकता है। और मैं पार्टी इन पावर के प्रवक्ता महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो शासन में इस बात को अवश्य ले आवें, शासन के जो उच्च पदस्थ लोग हैं जो निर्णय लेते हैं जी, कि यहाँ पर पर्यवेक्षण वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी पहले से तय कर दी जाए। हालांकि तय है, गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल में वो तय है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो, उसमें से भी कुछ लोग नापे जाएं, तो देखिएगा कि इसमें काफी हद तक सुधार आ जाएगा। फोर्स यही रहती है, लोग यही रहते हैं, काम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अश्विनी शाही, ये बहुत बड़ी नसीहत है आपके लिए, क्योंकि सर का करीब अनुभव जो है वो 40 साल का रहा है और एक अनुभवी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके बोलने में बहुत वजन होता है। जरूरी है इसे गंभीरता से लिया जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए और कदम उठाए जाए। नहीं राजेश जी, एकदम जो है, अगर हमारे जो है एक श्रेष्ठ जो है, इन्होंने काफी दिनों तक सेवा दी है, तो इनका अनुभव अपने आप में एक अलग अनूठा होगा। मगर ये भी है, मैं और आपको द्विवेदी जी को पता भी होगा कि चीजें कंप्लायंस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। हाँ। कहीं कोई बीच में एक लैक हो जाता है जिसकी वजह से सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, चाहे वो निचले स्तर पर हो या ऊपर के स्तर पर हो या बीच के स्तर पर हो। सुपरवाइजरी सबकी तय है। अभी जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि डीआईजी के नीचे ऊपर आईजी होता है, उसके नीचे एसपी होता है, एसपी के नीचे डीएसपी होता है, उसके नीचे इंस्पेक्टर होता है। ठीक है। तो ये पूरा एक जो तंत्र है, सभी एक दूसरे के ऊपर सुपरवाइजिंग होते हैं। हाँ। उसमें मैं सबको एकदम इस बात से नकारता हूँ कि सभी जगह गड़बड़ी है। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ी है, लेकिन जहां गड़बड़ी है जरूरी है कि वक्त रहते उसे ठीक किया जाए ताकि व्यवस्था ठीक से चले और अपराध पे लगाम लग सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अश्विनी शाही आपका, संतोष जी आपका, शौकत अली आपका और रोशन कुशल आपका भी। आप चर्चा में शामिल हुए। कई सवाल थे जिनके जवाब मिले, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं जिनके जवाब आना बाकी है। और बड़ा सवाल यही कि आखिर अपराध पर लगाम कब लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।